मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज बाबा जी को शत शत नमन। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं सुमन दीदी को। कल के सत्र पर वहां अपनी प्रस्तुति यहां पर रखेंगी। सुमन दीदी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति सशक्त नमन और आप सभी जो भाई बहन है उनके लिए कृतज्ञता, इनके साथ में समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने कल ये बताया था हमें कि हमें अगर संबंधों में देखना है, जीना है, तो हमें दो ध्रुवों को पहचानना पड़ेगा। वो दो ध्रुव हैं, बुजुर्ग और बच्चे। तो यदि हमने इनको पहचानना शुरू कर दिया तो हमारे अध्ययन में भी गति होगी, क्योंकि दोनों अपने में मासूमियत लिए हुए होते हैं और उनकी इस मासूमियत की अवस्था या बुजुर्गावस्था है या फिर बाल्यावस्था है। तो इसका हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इनका अच्छे से अध्ययन होगा तो तभी हम इन दो अवस्थाओं को जोड़ने की कड़ी के रूप में काम कर पाएंगे। और जो हम अपने आप को देखते हैं तो कल्पनाशीलता के रूप में, जो बीज रूप में हम देख पाते हैं, उसमें ऐसा अध्ययन होना संभव हो सकता है। अध्ययन के लिए अनुभव की रोशनी की जरूरत होती है, जो हमें बुजुर्गों से मिल पाएगी। और जो अनुभव सच्चाई का है, पूज्य बाबा जी ने जिसको प्रस्तुत किया है, उस रोशनी से हम हम सभी मुद्दों को देख पा सकते हैं। उस स्थिति में अगर हम देखें तो व्यवहार होगा और बुजुर्ग भी एक काल को रिप्रेजेंट करेंगे और जो बच्चे भी हैं वो एक काल को रिप्रेजेंट करेंगे। बुजुर्गों की जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें अधिकांश भाग जो है वो स्मृतियों का होगा, जिसको हम कह रहे हैं भूतकाल। और उसमें जो हमें सांस्कृतिक हलचल जो हुई उनके अपने भूतकाल में, तो उनका अंदाजा हमें होगा, उन सभ्यताओं का भी अंदाजा हमें होगा। और बच्चों के साथ हम आसानी से काम कर पाएंगे और बच्चों के साथ काम करने में हमें भविष्य की जो संभावनाएं हैं, जो संस्कृति है, वो देखने को मिलेगी। अब इसमें हमारी भूमिका क्या हो, ये हमें सोचना है। हम अध्ययन से समझकर और ऐसे व्यवहाराभ्यास को हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे कि शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इनके अंतर संबंध को हम पहचान पाए, जिससे कि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, इनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता तो सामाजिक मूल्य से मिल जाती है। स्थापित मूल्य जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह वगैरह आदि हैं, तो ये स्थापित मूल्य हैं जो हमने पढ़े हैं। तो इनकी भी हम डिटेलिंग करेंगे और डिटेल में इनको समझेंगे। पर हर डिटेल को सुनते समय हमको अगर ये लगता है कि संस्कृति को, चित्र को हम पहचान पा रहे हैं, तो ये संस्कृति को हम समझ पाएंगे। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई या हम उसको समझ नहीं पाए तो हम फिर संस्कृति को समझने में असमर्थ रहेंगे। तो संस्कृति सामने दिख रही होती है, पर उस संस्कृति में कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। जैसे धार्मिक प्रभाव हो सकता है, राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए अभी की संस्कृति को खोज करने से हम थक जाते हैं, जिसको बाबा जी ने काला दीवार बोला था। जिस अर्थ में सामाजिक मूल्य या और स्थापित मूल्यों को बताया जा रहा है, वो जैसे हैं वैसे यथा अर्थ यदि हम पहचान पाते हैं, उनके जैसा अर्थ है उसको हम पहचान पाते हैं और समझ पाते हैं, तो हम में विचार होने लगेंगे और हमारा विचार करना ही हमारी मूल्य दर्शन क्षमता होगा और इससे हमारी ये क्षमता विकसित होती जाएगी। तो हम अभी अपनी क्षमताओं के विकास पर काम कर रहे हैं, जो आपके सहयोग से हमें हो पा रहा है। इसलिए यथा अर्थ समझना आवश्यक है। ऐसे ही सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता को हम स्वीकार कर पाएंगे और उसको वहन कर पाए तो ये स्थिति हुई कि हम स्वीकार करने की स्थिति में तो पहुंच गए। तो अभी जिस संस्कृति में हम हैं उसमें स्वीकार क्षमता होते हुए भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जो स्वीकार किया है वो दबाव के रूप में है, वातावरण का दबाव है, और उस दबाव से हम वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वहन हो भी नहीं रहा है, और मतलब क्योंकि हम दबाव में कर रहे तो वहन हो भी नहीं रहा है। इसलिए मूल्यों के अध्ययन से मूल्यों को देखने में, अनुभव करने की जो क्षमता हमारे विचार रूप में विकसित हो रही है, उससे हमने फिर क्या पाना है। तो ऐसा लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि जैसे गठाने खुलती हैं,
जो जिसका जिक्र हम भैया आप बहुत 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो वो गठाने जो जब खुलने लगती हैं तो लक्ष्य भी क्लियर होने लगता है। तो जब तक गठाने हैं तब तक अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है, और एक गठाने खुल जाती हैं तो एक नई रोशनी, एक रोशनी जो है जैसे वो हमारी सामने आ जाती है, जैसे अनुभवगामी स्थिति में हम देख पाते हैं। इसलिए लक्ष्य और मूल्य का अंतर संबंध समझना बहुत आवश्यक है। मूल्य हम तक प्रेरणा के रूप में आ रहे हैं, और यही मूल्यों का महत्व है। जैसे अनुभव की रोशनी में अनुभूत इकाई द्वारा इन मूल्यों का जो परिचय आप करवा रहे हैं हमें, उससे हमारे लिए प्रेरणा उत्पन्न होती है, और प्रेरित होकर हम अपना पहला काम करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को निश्चित कर लेते हैं। तो हमारे में मूल्यों का जो अध्ययन हो रहा है, या हम आपसे प्रेरित हो पा रहे हैं, तो उसमें मुझको भी अपना लक्ष्य दिखाई देता है, और मुझे लगता है मेरे सभी साथियों को भी लक्ष्य दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हमें जो लक्ष्य है वो जबरदस्ती का मिला हुआ है, और इसलिए वो स्वीकार नहीं हो पा रहा था। अब हम एक अपनी समझ पूर्वक देख पा रहे हैं, तो हमें लक्ष्य की झलक भी दिख रही है। इसलिए अभी एक सूत्र नहीं दिखती, क्योंकि अभी हम जो मौलिकता है उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या नए नए आवरण आते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो जो लक्ष्य में मिला है उसमें हमको सामरस्यता नहीं दिखती थी, लेकिन अब जो है उसमें हम अपना रूप बल बुद्धि इसको लगाते रहते थे, और ये कहाँ लग रहा है अभी भी, ये असंतुलन में है, प्राकृतिक असंतुलन में लगा हुआ है। जो हम इसमें क्या कर रहे हैं, केवल प्रकृति का असंतुलन जो हमारा है उससे हमें से हो रहा है। तो हमारा इसके बाद तो भय मुक्ति, इससे तो क्या है, प्राकृतिक असंतुलन से भय मुक्ति हो रही है, और भय हो रहा है, और भय मुक्ति के लिए हमें युद्ध का एक तरीका अपना रहे हैं। तो जो ये अभी की संस्कृति हम देख पा रहे हैं, उसमें दो चीजें हैं, एक तरफ शांति है और एक तरफ युद्ध की चर्चा भी होती रहती है। तो उसमें भी उतना ही रस आता है। तो फिर हमारे मन में भी कंफ्यूजन रहता है कि हम शांति की तरफ जाएं, उस रस को आस्वादन करें, या हम युद्ध की तरफ जाएं और उसका आस्वादन करें। ये वैकल्पिक स्थिति है, और ये विकल्प में दिया हुआ है। पर अब हम जैसे अब विश्वास और सम्मान जैसे इन परिभाषित जो आपने किए थे, इन मूल्यों को हम स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि ये स्थापित मूल्य है, तो ये स्वीकृत हो जाते हैं, क्योंकि संबंध भी स्थापित है ही। तो स्थापित संबंधों में बाबा जी ने जो बात कही है, ये अध्ययन बिंदु में हम जैसे आजकल अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ऐसे स्थापित संबंधों की ही परंपरा होना, और ऐसी परंपरा बनी रहने के लिए पूर्णता के अर्थ में कृतियां करते रहना, ये संस्कृति है। इसलिए हम परिवार में वृद्धावस्था और बाल्यावस्था, ये और हम स्वयं, तो ये 3 पीढ़ी जो है ये एक साथ संबंधित हो गई हैं। इसलिए 3 पीढ़ी के साथ कृतियां होती हैं। एक अकेले व्यक्ति कोई भी कृति नहीं कर पाता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा दिन एक दिनचर्या है, जैसे कि दोनों स्थितियां, बुजुर्ग हैं एक, और एक बच्चे हैं, और हम स्वयं भी हैं। तो लगता है कि हमारी तरफ ध्यान है, उनको बच्चों को लगता है कि मेरी तरफ ध्यान है कि नहीं, बुजुर्गों को लगता है कि मेरी तरफ ध्यान है कि नहीं। यह एक बहुत बड़ा सामान्य सा परिवार की एक रोजमर्रा का स्थिति है, और संवेदनशीलता में पूरी जिंदगी बिताया हुआ बुजुर्ग जो है वो आश्वस्ति में नहीं है। रोज ध्यान अगर हम देते हैं तो हम देख पाते हैं कि बालक इसमें आगे है, और अपनी आश्वस्तियों की आगे की कड़ी वो देख पाता है। और इसीलिए क्या होता है कि जब कुछ परेशानी होती है तो वो थोड़ी देर रोता है, लेकिन बाद में फिर से हंसने लगता है। लेकिन बुजुर्गों में ऐसा नहीं होता, उनकी नाराजगी काफी लंबे समय तक चलती है, और बहुत समय लगता है उनको अपने आप को संभालने में। परिवार की कृतियां आज भी विशृंखला टूटी हुई है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्यक्रम में, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्यक्रम है, इन कार्यक्रम में एकत्रितता नहीं हो पाती है। तो हमको ये देखना होगा कि सभी मुद्दों पर हम, बुजुर्ग दिखता है, बच्चे दिखते हैं, प्रौढ़ दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो ये सभी संस्कृति की कड़ियों में हम यदि देखेंगे तो फिर से विश्वास सम्मान, ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को हम स्वीकार करने लगेंगे, और ऐसे लगेगा कि जैसे हम अपने
अपनी ही बात हो रही हो। तो आजकल जैसे हम देखते हैं तो मुझे भी ये आभास होता है कि मेरी ही बात हो रही है, और मेरी वाली बात यानी कि सार्वभौमिकता की बात। और एक सौभाग्य की बात ये भी है कि मुझको अपने बारे में बोलना होगा। जैसे हम अगर हम अपने बारे में बोलना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम सार्वभौमिकता को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए एक अवसर जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यदि मुझे अपने बारे में बोलना होगा तो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि ये सार्वभौमिकता मेरे लिए है, और इसमें जो मैं अध्ययन कर पा रही हूँ और जो उससे समझ मेरी बन रही है, उससे मैं खुशहाली की तरफ तो जा रही हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि उस सार्वभौमिकता को समझने का एक अवसर में ये मुझे मिला हुआ है और इसको अहंकार के रूप में ले जाते हैं। तो ये अहंकार मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो ये कहना एक अहंकार युक्त भाषा है। तो अहंकार को निकालना होगा, और अहंकारियों की पुष्टियां तो करना नहीं है, क्योंकि हम इस अहंकार से निकलने के लिए मूल्यों की प्रेरणा को सहज होना होगा। अगर मूल्यों की प्रेरणा से में सहज नहीं होना है तो फिर अहंकार हमें परेशान करेगा। बहुत साधारण चर्चा अगर हम करते हैं, और जैसे भैया ने बताया कि मूल्य और कीमत की चर्चा होती रहती है, तो कीमत क्या है? यानी पैसा। और पैसा और मूल्य कितना, देखो, बिल्कुल एक तरह से गुथा हुआ दिखता है कि पैसा और मूल्य ये हमको गुथा हुआ दिखता है। पर अब उसमें ये बात है कि जिसमें हमें रस, इसमें क्योंकि इसमें हम इतना ज्यादा इसमें ध्यान देते हैं कि रस आता है। हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा निकालना है, ये सब आजकल की संस्कृति में, अगर पैसे की अहमियत को देखें तो सब यही कहते हैं कि पैसे का बहुत बोलबाला है और पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ध्यान भटक रहा है इस तरह से। तो हम मानव अपना ध्यान मूल्यों से भटकाकर और केवल पैसे पे लगाने लगे हैं। तो यहाँ पे हमें अपने आप को सही करना होगा। मानव वही है जिसमें पर मानव एक ऐसी अवस्था है कि यदि उसमें रस आ गया तो वो पैसा भी खर्च करता है। जैसे हम कई बार देखते ही है कि अ, जो पदार्थ अवस्था है उसमें ही इतना रस ले लेते हैं कि उसमें उसको पाने के लिए कुछ भी अर्पण कर देते हैं, पैसा बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो उसका अधिमूल्यन भी करते हैं। इसी तरह किसी जड़ चीज पर हमारा जो जैसे मैंने अभी बताया कि मन आ जाता है तो उससे हम कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। और जबकि उत्पादन, हम ये समझ नहीं पाते कि उत्पादन जो है वो मनुष्य के अधीन है, मानव ही उत्पादन करता है। यदि ये विचार क्षमता हमारी विकसित होती है तो हमें ये समझ में आता है कि ये चीज जो है, मैं चैतन्य हूँ और चैतन्य ने ही श्रम पूर्वक एक जड़ पदार्थ को उपयोगी आकार प्रदान किया है। तो उपयोगिता का रस अगर हम ग्रहण कर पाते हैं, यानी मूल्य ग्रहण कर पाते हैं, तो उसके अधीन हम हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में अच्छे से अच्छा सामान आए। अगर हम उस मूल्य को ग्रहण नहीं कर पाते लेकिन उसको देख के खुश होते हैं, तो उससे हम ये अपने घर में सामानों की जो है, सामान ही सामान भरते रहते हैं। कभी कोई सामान पसंद आ जाता है, कभी कोई सामान पसंद आ जाता है। तो इस तरह से होता है। तो ये एक मृग मरीचिका की तरह है, और इसमें तो भागने वाला ही कार्यक्रम बनता है। तो जब संग्रह सुविधा जब आ जाती है तो परिवार में बच्चे और बुजुर्ग इन सभी में हम देख पाते हैं कि हम सभी को ये देख पाते हैं कि हम सभी को उसे उत्पादन के रस में बांधने का प्रयास करते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हम स्वयं हो। क्योंकि चैतन्य से जड़ बंध नहीं पाता, इसीलिए हम परेशान होते हैं। चैतन्य से चैतन्य ही बंध सकता है, और इसी से जीवन, जैसे जीवन जीवन कनेक्ट होगा तो जीवन से ही होगा, उसके अलावा तो हो नहीं सकता किसी से। तो ये पक्का है। इसलिए सामाजिक मूल्य की स्वीकार क्षमता संस्कृति के रूप में होगी, ये मुझको लगता है। हमको अध्ययन का रास्ता दिखता है, इसलिए मूल्य ही विधि है, और यही विधि है अध्ययन की ओर बार बार सतत मूल्य दर्शन करने की जो हमारी क्षमता है। अगर हम उसको विकसित करने में सफल हो जाते हैं तो हमारी सामाजिकता और बौद्धिकता का आधार फिर सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता के संस्कृति के रूप में मुझको लगता है कि आ पाता है। हमें अध्ययन का रास्ता दिख जाता है, और यही विधि है कि बार बार ऐसी मूल्य दर्शन भी उत्पादन के रस से बांधने का प्रयास। परंतु आज उत्पादन के अधीन तो हम हो गए हैं,
तो ये एक परेशानी ये है कि हम उत्पादन के ही अधीन हो गए और हमारे घर में अच्छे से अच्छी चीजें आती रहती हैं। पर हम ये देखें कि हमारी सामाजिकता का बौद्धिक आधार क्या है। तो सामाजिक मूल्यों का वहन क्षमता अगर हमारे अंदर है, तो उसको हम सभ्यता और संस्कृति और स्थापित मूल्य विधि व्यवस्था के द्वारा ही अपने में संचार होते हुए देख सकते हैं और अपने समाज में भी देख सकते हैं। तो भैया अभी मैं इतना ही रखूंगी। धन्यवाद। जहां मुझसे त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया दीदी। लगभग सभी मुद्दे आ गए। तो अभी हम आगे की कड़ियों पर बढ़ते हैं। तो मूल्यों के पढ़ाई का महत्व धीरे धीरे हमारे में स्थापित हो रहा है। तो ये जो गठाने वाला भाग है, ये प्रौढ़ अवस्था को विशेष मुझे लगता है सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि पुरानी गठाने घुलना ये तो है ही, एक काम करना ही है अपने को। लेकिन अब रोशनी मिल गई है और हमारा अध्ययन अभ्यास चल रहा है। इसमें यदि ये सतर्कता छूट गई तो फिर नई गठाने भी बनने लगेंगी। और हमारे में ये जो प्रवृत्ति है कि समझने की बजाय अपने मतों पर आना, निष्कर्ष निकालने की बजाय इंपल्सिव होकर प्रतिक्रिया में मत दे देना, और जब हम अभ्यास में काम करते हैं तो बहुत संभावना है कि नई नई गठाने भी हम बना लेंगे। तो अब हमको पता लगता है कि हमने नई गठान बना लिया है। ये कैसे पता लगता है? तो विरोध होने लगता है। तो अब प्रौढ़ावस्था में बाह्य विरोध तो हम मैनेज कर लेते हैं अभिनय से। इतना हमको आ गया कि हम सामने से हंसेंगे, सारा औपचारिकता पूरा करेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर कुड़ना भी चालू रहता है। हमारे भीतर बहुत सारा एक व्याप व्याप है। तो ये जो मूल्यों की दवाई अब हर पल हर क्षण ये काम करे, इसके लिए ये जो 1-2 घंटे का अपना समय लगाना है कि नई गठाने न बनने देना, और इन गठानों की जगह पर लक्ष्य की प्लेसमेंट हो पाना, लक्ष्य प्लेस कर पाए। तो जैसे जैसे मूल्यों के प्रभाव हमारे में काम करते हैं, तो हमारे में लक्ष्य स्थापित होने लगता है। तो लक्ष्य स्थापित होने लगने का, जैसे हम ये जो 4 आयाम है, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इसका डिटेल अध्ययन करने से हमें परंपरा पर ध्यान जाता है। और जैसे जैसे हमको परंपरा स्पष्ट हो जाती है, वैसे वैसे हम व्यक्ति को दोष देना बंद करते हैं, हम अपने आप को भी दोष देना बंद करते हैं। तो हम अपने को भी स्वीकार पाते और संबंधी को भी स्वीकार पाते। तो ऐसी स्वीकार पाने को ही हम कहेंगे संस्कार। तो जहां संस्कार की बात आती है वहां शिक्षा की बात आती है। इसलिए हम भी अभी प्रौढ़ शिक्षा वर्ग में ही हैं, प्रौढ़ शिक्षा शिविर हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम भी शिक्षित हो रहे। तो शिक्षा की बात हुई तो संस्कार की बात हुई, तो फिर जो हमसे ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव काम करने लगता है, यानी दवाई असर दिखाने लगती है। तो उसका स्वरूप हमको शिष्टता के रूप में दिखाई देता है। इसलिए शिक्षा की परिभाषा ही है, शिष्टता की दृष्टि उदय होती है, यानी शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय ही शिक्षा, ये शिक्षा की परिभाषा है। और इसी ऐसी ही मानवीय शिक्षा के लिए हम आप लोग प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए और इन सत्रों में भाग ले रहे और काम भी कर रहे। तो अब हमें ये डिटेल पता हो रहा है
कि शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय होने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये अब अनिवार्य है। तो अब हम वापस अपने जो टॉपिक है कि वस्तु मूल्य और शिष्ट मूल्य, तो वस्तु मूल्य से शिष्ट मूल्य वरीय कैसे है, क्योंकि वस्तुओं के साथ हम हैं आज की, जैसे एक समीक्षा हम कहें तो आज हम वस्तु के अधीन दिखते हैं, यानी जड़ के अधीन है। अब इससे कैसे हम छुटकारा पाएं, तो हमको हमारी शिष्टताओं पर ध्यान जाने लगेगा, यानी शिष्ट मूल्यों के अध्ययन से हमारा ध्यान कैसे चला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम सबके घर में वस्तुएं हैं, तो अब इन वस्तुओं का अपव्यय होना और इस वस्तु का सद्व्यय होना ये एक रोज की बात है। तो यदि वस्तु का अपव्यय होता है और यदि हम संवेदनशील व्यक्ति हैं तो हमें उसका दुख होता है, और यदि वस्तु का सद्व्यय होता है तो अभी ये कह नहीं सकता कि सद्व्यय से सचमुच सुखी होते हैं या ये सद्व्यय उपेक्षित है। ध्यान इतना ही है कि अपव्यय नहीं हो, यानी बचे। ऐसा थोड़ा सा एक स्थिति अधिकतर यही दिखती है कि अपने में से हर व्यक्ति बचाने में लगा है। तो जो हमारा फोकस है वो वस्तु का बचाने में है। हाँ, दुख होता है, ये सही है अपव्यय होने पर। अब जब अपव्यय हुआ, दुख हुआ, तो हम प्रतिक्रिया क्या देते हैं, तो हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वो पैसे के रूप में देते हैं। इतने पैसे में लाया था, उसको पैसा पड़ता है, और कमाने लग जाओ तो समझ में आएगा। ऐसे अनेक प्रकार का हम लोग उसका एक दुख व्यक्त करते हैं। अब ये जो हमारा वक्तव्य है और ये जो बचाना है, ये बचाने को कहेंगे, ये एक लाभ मानसिकता प्रभावी है। तो वस्तु है तो व्यय के लिए है, ये भूल गए। तो व्यय और अपव्यय में अंतर नहीं कर पाते। व्यय के लिए आय या आय के लिए व्यय, तो ये आय और व्यय में भी हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए ये आय और व्यय, वस्तु है तो व्यय करने के लिए ही वस्तु है। अब ये जो व्यय होना, ये सद्व्यय होना, ये मूल्यों की पढ़ाई से, मूल्यों के अध्ययन से पता लगता है। ये कैसे पता लगता है, तो समाधान का जो फैलाव है वो समृद्धि से है। समृद्धि मतलब हमारी आवश्यकता से अधिक होना। तो परिवार में आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन करते हैं, समृद्धि। और यह समृद्धि यानी जो आवश्यकता से अधिक है उसे हम सद्व्यय करते हैं, तो समाधान का फैलाव होता है। परंतु ये जो बचाने वाला आ गया, इसमें हम कंफ्यूज थे। तो अब हमें सद्व्यय और अपव्यय में फर्क करना होगा। और इस अपव्यय से हम दुखी होते हैं, सद्व्यय से सुखी होते हैं। तो सद्व्यय होने से सुखी होना यानी हमारी व्यय की मानसिकता होना, यह आवश्यक है। अब ये जो व्यय है, ये व्यय के लिए आय होता है, ये हमारी शिष्टता है। व्यय के लिए आय, एक उदाहरण, बहुत सामान्य सा उदाहरण है, जैसे शिक्षा के संदर्भ में उदाहरण। तो हम अपने बच्चों को अच्छे से
पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो शिक्षा के लिए तो हम व्यय कर रहे हैं, और हम कहते भी हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च करते, कर्जा लेके खर्च करते, दौड़ते हैं। नहीं खर्च कर पाते तो व्यथित भी होते प्रसंगवश। अच्छे पैसे होते तो हम अपने बच्चों को अच्छा सिखाते। बहरहाल अभी जो संस्कृति है शिक्षा की, अच्छी शिक्षा का मतलब है महंगा स्कूल, या बहुत ज्यादा पैसा यदि है तो विदेश अच्छी शिक्षा पाने के लिए। अब मूल्यों की पढ़ाई से पता लगता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, ये शिक्षा है। बच्चे को आचरण की शिक्षा मिले, चरित्र की शिक्षा मिले, उसकी सोच समझ अच्छे से विकसित हो, इसकी शिक्षा मिले। ये फर्क अब हमको बनने लगेगा, यही शिक्षा है। तो अब हम लोग अपने में जांचते हैं कि हम अपनी संतान के संस्कार के लिए कितना व्यय करते हैं। हमारे परिवार के बजट में बच्चों के व्यय के लिए या संस्कार के लिए भी तो खर्च करना होगा। शायद ये हमारे में चित्र नहीं है। ये एक परिवर्तन मुझे लगता है, अभिभावक के रूप में अब हम सबको मूल्यों की पढ़ाई से, मूल्यों की समझ से, हमें ये जो व्यय है, ये आदमी के ऊपर व्यय इस डिजाइन में आना होगा। अभी जो हमारा व्यय का तरीका है वो इन्वेस्टमेंट की लाइन में है, यानी पैसे से पैसा बढ़ता है टाइप में, या प्रॉपर्टी आदि आदि, ये सबको पता ही है, सब करते भी है, ब्याज। परंतु आदमी के लिए खर्चा, आदमी के संस्कार के लिए खर्चा, समृद्धि का मर्मस्थल ही यही है कि व्यक्ति व्यक्ति में समाधान पहुंचे, इसके लिए व्यय हो। तब यह सार्थक व्यय कहलाएगा। और ऐसे व्यय का हमें सुख मिलने लगने पर आय के लिए अपने आप प्रवृत्ति बनती है। अब ये जो आय है, ये आय फिर शिष्टता की दृष्टि में श्रम से समृद्धि, ऐसा आय बनता है। तो जब संस्कार पर व्यय की बात आई, तो अपने आप व्यय पर नियंत्रण आता है, और आय पर भी नियंत्रण आता है। आज शिक्षा के खर्चों में शायद कोई नियंत्रण की स्थिति नहीं है, और जो नियंत्रण की स्थितियां हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। आज के शिक्षा के जो प्रबंधक है, वो फीस बढ़ाने के लिए सोचते, अभिभावक फीस कम होने के लिए सोचते, परंतु अभिभावक और शिक्षक दोनों में ये निश्चित नहीं है कि इसमें संस्कार के लिए व्यय कौन सा है, या दोनों में मूल्य साम्यता नहीं, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। और वैसे परिणाम भी नहीं है। शिक्षा का परिणाम 18 वर्ष
20 वर्ष का परिणाम है। और ऐसे 18 और 20 वर्ष की विजन, ये भी हम जांचते हैं कि हमारे में कितनी विजन है। अभिभावक आतुर कातुर है कि परिणाम अब भी चाहिए, प्रबंधकों पर भी आतुर कातुर है, परिणाम अभी चाहिए, और शिक्षक को भी अभी के अभी परिणाम। तो वो परिणाम जो है ना, वो टेस्ट में आ गया, और उस सब का जो दबाव है, ये टेस्ट, उसके नंबर्स और इस सब का दबाव, ये सबको पता है इसका असर क्या हो रहा है। इसलिए संस्कृति सभ्यता, ये एक परंपरा है, ये दीर्घावधि है, और शिक्षा के रिजल्ट 15, 20, 25 साल बाद दिखता है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। आज का बालक कल को युवा अवस्था में समझदारी को पूरा करता है, और जब धीरे धीरे प्रमाण आने लगते हैं, तो यही प्रमाण फिर लाइफ लॉन्ग चलते हैं। उसी को हम परिवार व्यवस्था कहते हैं, परिवार में कर्तव्य और दायित्व कहते हैं। यह लाइफ लॉन्ग चलने वाली शिक्षा है। पर ऐसे लाइफ लॉन्ग विजन यदि हमारे पास है, तो हम व्यय करते हैं। तो शिक्षा के लिए भी वस्तु लगती है। तो काफी सारा हमको सोच विचार करना होगा। आज की संस्कृति में शिक्षा योग्य वस्तु नहीं है। ऐसा तो समझ में आ रहा है। तो ये जो अपव्यय का उदाहरण हम दे रहे थे, बहरहाल इस अपव्यय के उदाहरण को हम समझते हैं कि तत्काल हमसे जो चला जा रहा है प्रतिक्रिया, कि इसमें पैसा लगा है, इसमें पैसा लगा है। तो अच्छा, अपव्यय ऐसे चमत्कारी ढंग से परिवार में नहीं होता, किसी ना किसी व्यक्ति से होता है। तो फिर ये जो प्रतिक्रिया है, ये इस व्यक्ति को लग जाती है, और उसमें पैसा और ये सब एक प्रकार से अवास्तविक यदि आरोपण आ गया, तो फिर व्यक्ति में विद्रोह पनपने लगता है। अपमान वहन नहीं होता। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा इसको प्लीज बंद कीजिए ना, माइक को। प्लीज अपने माइक पर भी ध्यान रखिए। एक बार बंद कर देंगे क्या विनोद भाई? हेलो चैतन्य विनोद भाई। चैतन्य नाम से कोई आहे. विनोद दादा एकदा होस्ट वरून बंद करा एकदा. चैतन्य नाम से कोई जॉइन है शायद उनका. हाँ भाई, अभी सभी के माइक बंद किए हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अपने माइक पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो तो फिर ये जो अपव्यय है, इस अपव्यय से हमें पीड़ा होता है, दुख होता है। तो ये पैसा क्यों आया?
क्योंकि वस्तु का जो सोर्स है उस सोर्स हमें पता नहीं है, या उस सोर्स पर अभी हमारी संस्कृति में उसका कार्यक्रम नहीं है। तो अभी जिसे हम कहते हैं कि ये बाजारू संस्कृति है, यानी हम बाजार से वस्तु लाते हैं और पैसे देके लाते हैं। उत्पादन की संस्कृति नहीं है, उत्पादन का सम्मान नहीं है, और उत्पादन की प्रवृत्ति नहीं है। तो हमारे परिवार में ये जो अपव्यय से संबंधित सद्व्यय को लाना होगा, तो फिर ये जो वस्तु मूल्य है, इस वस्तु मूल्य की पहचान हमें होनी होगी श्रम मूल्य के रूप में। ये जो पैसे वाला एक मुद्दा और आया है हम लोगों के लाइफ में, वो इस तरह से आया है कि कम से कम श्रम, ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो पैसा ज्यादा दिख रहा है, श्रम नहीं दिख रहे उतने तुलना में, तो इसमें भोग बढ़ गया है। तो भोग की प्रवृत्तियां हैं। और ये जो बचत है, ये गरीबी की मानसिकता देता है। ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये गुथा हुआ है और यही गठाने हैं। तो जैसे ये स्पष्ट हो जाता है हमें कि जो भी पैसा अभी है वो श्रम और पैसा, इसका कोई एक हमें संतुलन देखना होगा। तो ये आ गया कि कम से कम श्रम, अधिक से अधिक पैसा। तो परिवार में लगभग श्रम गायब है, पर वस्तु तो आ ही रहा है। तो श्रम नहीं है परिवार में और वस्तु आ रहा है, तो पहले ही हम भयभीत हैं। और ऐसी भय की स्थिति में ये जो वस्तु का अपव्यय हो जाता है, उस पर हमारी प्रतिक्रियाएं एकदम तीव्र हो जाती हैं। और हम वस्तु के प्रति आसक्त दिखते हैं। तो हमारा ध्यान आदमी की जगह पर वस्तु पर चला गया। अच्छा, वस्तु पर जा रहा है परंतु उसका मूल्य पता नहीं है। इसलिए संग्रह की मानसिकता आ गई। ये स्पष्ट होना होगा। ये उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। वस्तु मूल्य की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वस्तु का उपयोगिता और वस्तु का कला, और वस्तु मूल्य की पहचान का व्यवहारिक अर्थ है श्रम मूल्य की पहचान होना। तो जब भी कोई श्रम कर रहे हैं, तो फिर श्रम मूल्य ये वस्तु मूल्य को प्रदान हो रहा है, ऐसा हमारा ध्यान। तो कोई मानव श्रम करता हुआ नजर आता है, तो उसमें जो अभी अभी की स्थिति है कि श्रम को हमने ऐसा सोचा कि जैसे गरीब है इसलिए श्रम कर रहे हैं, पर उस श्रम से एक सुंदर वस्तु तैयार हो रही है, एक उपयोगी वस्तु तैयार हो रही है, ऐसा भाव विचार हमारे में आने पर श्रम की प्रतिष्ठा अपने आप आएगी। तो अभी का संस्कृति में थोड़ा सा ऐसा भी है कि दिन भर श्रम करो, क्योंकि उसका मूल्य पता नहीं है तो दिमाग में आग लग जाता है। अब इस आग को बुझाने के लिए जो करते हैं वो दिख ही रहा है। नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, यानी मजा करना। दिन भर श्रम करो और फिर मजा करो।
ऐसा आ गया। और आपराधिक प्रवृत्तियां पनप गई, क्योंकि वस्तु तो चाहिए, इसलिए सब वस्तु के बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए हम चुप हैं, अपराध का अनुमोदन है। संस्कार का रास्ता अब हमें शिक्षा से और मूल्यमयता तक, समझदारी तक ले जाना होगा। अन्यथा दूसरे भी उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यदि परिवार में अपव्यय होता है तो, और इस अपव्यय का यदि कोई निदान नहीं हो पाता है, तो संवेदनशील लोग बात बंद कर देते हैं। ये कौन सा रास्ता हो गया? क्रोधित होते हैं, यानी हमारा मूल्यमयता को समझने का क्षमता अविकसित है, और हम इस अपव्यय को सद्व्यय में बदलने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि हम स्वयं वस्तु मूल्य को श्रम मूल्य से जोड़ के नहीं देखते, श्रम को वस्तु मूल्य में जोड़ के नहीं देखते। श्रम एक जीवन प्रवृत्ति है, और ये शिष्टता समाधान समृद्धि के रूप में, लक्ष्य के रूप में है, ऐसा हम नहीं देखते। इस मुद्दे पर थोड़ा सा ध्यान। तो यदि वस्तु मूल्य का हमें अभ्यास करना है तो कर्माभ्यास है। कर्माभ्यास का मतलब है उसमें श्रमशीलता को जोड़ना अपनी दिनचर्या में। और अवसर है, अवसर नहीं है ऐसी स्थिति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं, इसलिए अवसर दिखता नहीं है, यह कहना उचित है। जब मैं समझ पाता हूं या पाती हूं तो अवसर दिखता है। तो यदि वस्तु मूल्य को समझने का अरमान है तो वस्तु मूल्य की अवधारणा स्पष्ट होनी होगी, जो वस्तु की उपयोगिता और कला मूल्य पर है, और उसके लिए प्राकृतिक ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है। तो ऐसे प्राकृतिक ऐश्वर्य पर हम श्रम पूर्वक वस्तु को कला और उपयोगिता प्रदान करते हैं, तो वस्तु मूल्य प्रत्यक्ष हो जाता है। और एक बार ये वस्तु मूल्य हमारे में अभ्यास में आने लगेगा, तो फिर हम यही चाहेंगे कि ये वस्तु का सद्व्यय हो। और ये जो सद्व्यय है, ये जिससे आया उसी में ही सद्व्यय होता है, यही उसका नियंत्रण है। फिर अपव्यय कैसे होगा? कुछ कुछ बीज रूप में हम इस मुद्दों को देख सकते हैं। इसको कैसे मैं आपको बताऊं। इसके लिए थोड़ा सा अपने को खेती में जाना होगा, कृषि। जब दाना तैयार होता है तो फिर उसकी मिंजाई करते हैं, फिर उसमें एक एक दाना जमा किया जाता है, एक एक दाना। अब हमारी दृष्टि क्या, ऐसा एक एक दाना क्यों जमा कर रहे? क्योंकि उसमें श्रम लगा हुआ है, और ये अपने आप ये सहज होता है, क्योंकि उसमें श्रम लगा है, इसलिए एक एक दाना हम जमा करते।
इसलिए वस्तु मूल्य और श्रम मूल्य, तो ये जुड़ जाता है अपनी जीवन शैली में। तो श्रम जुड़ गया तो वस्तु का सदव्यय होना तय है। अब ये सदव्यय के डिजाइन नहीं है, वही सामाजिकता और बौद्धिकता से इसका सदव्यय करने पर गरीबी कहां रहेगी संसार में, यह भी एक सोचने का मुद्दा है। तो इसका जो तीसरा भाग है वो है विनिमय होना, यानी वस्तु मूल्य पता लग गया, श्रम मूल्य और वस्तु मूल्य अंतर संबंध पता लग गया। अब ये जो वस्तु है उसका आदान प्रदान होता है, उसको कहेंगे विनिमय होना। तो विनिमय के अर्थ में वस्तु का मूल्यांकन होना और विनिमय होना। तो दो परिवारों के बीच में वस्तु का विनिमय होने के लिए वस्तु मूल्य, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये एक अनिवार्य भाग है। अन्यथा आज भी दो परिवार पड़ोसी रहते ही हैं, जब आपस में लेन देन करते हैं तो जो होता है वो हम सबको पता है, कम ज्यादा बना ही रहता है। सबको लगता है हमसे ज्यादा लिया, हमको कम दिया, इसलिए पड़ोसी चुप है, वो लेन देन करते ही नहीं। ये बंद हो गया। तो ये जो दो परिवारों में होना है, इसके लिए फिर परिवार एक व्यवस्था और व्यवस्था की मूल इकाई परिवार और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, यह प्रस्ताव बाबा जी ने दिया है। तो इसको अच्छे से हम अध्ययन करते हैं। 100 परिवार कैसे इस विनिमय के आधार पर और श्रम मूल्य का आदान प्रदान करते हुए और वस्तुओं को, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को पाते हैं और समृद्धि का अनुभव व्यक्त करते हुए समाधान का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो अपने को यह स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा सारा वस्तु, प्राकृतिक ऐश्वर्य को देखता हुआ मानव और उस मानव में शिष्टता का भाव है, तो ये वस्तु मूल्य को की ओर प्रेरित होता है, प्रेरणा बनती है। और इसी भावमयता के लिए दरअसल में हम वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते। और आज का संस्कृति में ये मौलिक रूप में ये भाव विचार ये अस्पष्ट है, परंतु वस्तु से संसार चल रहा है, इसलिए जो लाभ प्रवृत्तियां हैं ये प्रभावी हैं और उसमें से भी लाभोन्माद प्रभावी है। तो ऐसे लाभोन्माद, ये उन्माद से निकलने के अर्थ में हम न्याय की ओर अपनी अपेक्षाओं को केंद्रित कर रहे हैं। और ये अपेक्षा हमारे में हो, इसलिए ये मूल्यों का अध्ययन, विश्लेषण और मूल्य दर्शन क्षमता विकसित कर रहे हैं। अब एक अंतिम बिंदु इस वस्तु मूल्य को लेकर, ये जो वस्तु मूल्य है इसकी जो सीमा है, ये सीमा है मानव की सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, ये उसकी सीमा है। सामान्य आकांक्षा हमको परिचय हो ही गया, आहार, आवास और अलंकार, ये सामान्य आकांक्षा है। और महत्वाकांक्षा है दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन। तो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, यही आवश्यकताएं
और ये सभी आवश्यकताओं का निर्धारण परिवारगत होता है। तो अब हमें ये भी सूचना आ गई कि सामान्य आकांक्षा से ही समृद्धि है मौलिक रूप में, और महत्वाकांक्षाएं समाज गति के अर्थ में है। यानी महत्वाकांक्षाओं की वस्तुओं का निर्णय ये एक प्रकार से बड़ी व्यवस्था के निर्णय हैं। इसलिए परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के जो 10 सोपान है, उस 10 सोपान में हम महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के जो नीतिगत निर्णय हैं, उन नीतिगत निर्णयों की जो कड़ियां हैं, ये 5वें और 6वें सोपान तक की कड़ियों में दिखता है। क्योंकि महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के लिए प्राकृतिक ऐश्वर्य जैसे लोहा है, ये खनिज से संबंधित है। तो खनिज किसी एक व्यक्ति का तो नहीं होता, ये खनिज तो संपूर्ण धरती का खनिज है। तो धरती के खनिज को प्रयोग करने के लिए बड़ी व्यवस्था से निर्णय होते हैं। इस अर्थ में महत्वाकांक्षा अभी अभी उल्टा ही हो गया संस्कृति, हर घर को गाड़ी चाहिए। तो या तो गाड़ी रहेगी या हम रहेंगे। हर परिवार को गाड़ी चाहिए। 700 करोड़ लोगों की गाड़ियां, धरती में उतना सामान है कि नहीं? तो फिर हम वस्तु मूल्य क्या पहचाने, उसमें श्रम मूल्य क्या पहचाने, फिर उसमें समृद्धि क्या पहचाने, समाधान क्या पहचाने? सामान्य आकांक्षाएं सरप्लस वैसे ही हैं। इसलिए सामान्य आकांक्षा में किस सीमा में और एक व्यक्ति के शरीर यात्रा तक ही लगता है। इस रूप में अपने आप इसमें नियंत्रण है। तो सामान्य आकांक्षाओं को समझना, महत्वाकांक्षा को समझना और वस्तु मूल्य का निर्धारण हम कर पाना, इतना वस्तु मूल्य के बारे में एक विस्तार अभी की स्थिति में दिया जा सकता है। तो सामान्य आकांक्षा के अर्थ में, उसकी पूर्ति के अर्थ में वस्तु मूल्य और श्रम मूल्य स्पष्ट होता है। ये जो प्रत्येक परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है, यह समझ में आता है। इस रूप में ये सभी मुद्दे समझ में आ रहे कि शिष्ट मूल्य वरीय है वस्तु मूल्य से, क्योंकि इसका जो निर्धारण है ये मानव कर रहा है। तो अब हम शिष्ट मूल्यों को समझने का शुरू करते हैं। तो ये जो शिष्ट मूल्य हैं, इन शिष्ट मूल्य से वरीय है स्थापित मूल्य। स्थापित मूल्य है, यही सामाजिक मूल्य है। तो स्थापित मूल्य स्थापित संबंध है, इसलिए स्थापित संबंध स्पष्ट होने होंगे। तो बाबा जी ने मैपिंग करके दिया हुआ है, 9 स्थापित संबंध हैं और 9 शिष्ट 7 स्थापित संबंध हैं, और इन स्थापित संबंधों में 9 स्थापित मूल्य हैं और 9 शिष्ट मूल्य हैं। इस प्रकार से ये जो मैप आ रहा है, ये 18 मूल्यों का मैप आ रहा है। अब ये मैपिंग हमको करनी है और इसके बीज रूप हमको हमारे में पहचानने हैं। तो निरीक्षण पूर्वक हम स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्यों की पहचान हम करने लगेंगे। अब जो वस्तु से, इसलिए शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्यों को एक साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी का जो हमारा मानसिकता है, उस मानसिकता में जड़ से आस्वादन प्रधान हो गया। तो अब हम वस्तु को स्पष्ट रूप में देख पाए।
मूल्य के रूप में देख पाए, उसके आस्वादन की सीमा को देख पाए। और ऐसी शिष्टता लक्ष्य के रूप में हमारे में स्थापित हो। तो लक्ष्य समाधान समृद्धि ये लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य के साथ हम स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, तो पहले हम शिष्ट मूल्यों को थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे स्थापित मूल्य की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार, वस्तु मूल्य से वरीय है शिष्ट मूल्य, शिष्ट मूल्य से वरीय है स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य से वरीय है मानव मूल्य, और मानव मूल्य से वरीय है जीवन मूल्य। इस प्रकार ये जो अधिकता का क्रम है, इस अधिकता के क्रम में अभी हम शिष्ट मूल्य तक पहुंचे हैं। तो जैसे शिष्ट मूल्य है सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्द्रता और निष्ठा, इनके बारे में हम कल परिचय कर लेंगे। आज का समय भी हो गया है। आशा है आज की चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। आज के दिन की अनेक मंगल कामनाओं के साथ आज हम यहाँ रुकते हैं। कल हम शिष्ट मूल्यों की पढ़ाई शुरू करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।